हेलो फ्रेंड्स, रियल क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में दोस्तों कुछ विशेष नियम पढ़े थे विभाज्यता से संबंधित। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शून्य की संख्या। कैसे शून्य की संख्या यानी प्रश्न आ जाते हैं हमारे शून्य से संबंधित कि कोई संख्या दी जाती है गुणा के रूप में, फिर पूछ लेता है कि जो आंसर यानी उत्तर आएगा उसके दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। तो उससे संबंधित आज हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बात करते हैं शून्य की संख्या, इंग्लिश में कहेंगे नंबर ऑफ जीरो। तो सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं। तो शून्य का निर्माण 2 और 5 के गुणनफल से होता है। शून्य का निर्माण 2 और 5 के गुणनफल से होता है। जब हम 2 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आ जाता है 10। 10 में हमें इकाई के स्थान पर मिल जाता है जीरो यानी शून्य। तो इससे पता चलता है कि जहाँ पर 2 और 5 होंगे तो वहाँ अवश्य जीरो का निर्माण हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। इसलिए किसी भी व्यंजक के हल में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या 2 और 5 के युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। तो ये हमने देखा। अब बात करते हैं आगे हमारा कहता है कि यदि किसी व्यंजक में यदि यहाँ पर 2 के पावर m और 5 के पावर n होगा, मतलब किसी व्यंजक में अगर 2 का युग्म और अगर बात करें 5 का युग्म उपस्थित है, यानी 2 के पावर m गुणा 5 के पावर n उपस्थित है, तो इस व्यंजक के यानी इस व्यंजक कहें या उस व्यंजक के हल में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसमें हमारे पास 2 कंडीशन है। एक कंडीशन m होगी जब, अब m कब होगी? m जब होगी दोस्तों जब इसमें 2 का युग्म यानी जब इसमें 2 के ऊपर लगी घात m छोटी होगी m की घात n से, तब हमारा शून्यों की संख्या का जो आंसर आएगा वो 2 के युग्म में यानी 2 के ऊपर जो घात लगेगी m वो आएगा। और n कब होगी? जब हमारा m बड़ा होगा 5 की घात n यानी n से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर m कब होगा यानी m दाहिनी ओर शून्यों की संख्या m f मतलब 2 के ऊपर जो घात लगेगी वो, तो कब होगा? जब हमारी 2 की घात 5 की घात से छोटी होगी। 2 की घात जो होगी हमारी 5 की घात से छोटी होगी और 5 की घात से छोटी होगी और 5 की घात बड़ी होगी किससे? 2 की घात से। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब 2 की घात में जो लगी होगी घात यानी m। और n कब होगा? जब हमारा m बड़ा होगा n से, मतलब 2 की घात बड़ी होगी 5 की घात से। अब चलिए इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। हमारा प्रश्न देखिए, इसमें यहाँ पर प्रश्न दिया है हमारा 2 के पावर 7 गुणा 5 के पावर 4। 5 के पावर 4 के हल में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि 2 के पावर 7 गुणा 5 के पावर 4। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो इस 7 को हम m कह सकते हैं और इस 4 को हम n कह सकते हैं। तो ये हमारा 2 गुणा m गुणा 5 के पावर n, ये हम इस रूप में हमारा हो गया। तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि m कब होगा दोस्तों? m जब होगा जब हमारा m छोटा होगा n से यानी n बड़ा होगा। और n कब होगा? जब हमारा m बड़ा होगा n से। तो ये हमारी दोनों कंडीशनें हैं दोस्तों। तो अब देख लेते हैं हम कि इसमें हमारा जो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या निकल कर आएगी। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें देखते हैं हम। तो यहाँ पर m हमारा जो है m बात करें 7 हमारा क्या है? बड़ा है किससे? n से। n मतलब 4, n से बड़ा है यानी m हमारा बड़ा है किससे? n से। यानी 2 की घात जो है 7 वो 5 की घात यानी 4 से बड़ी है। तो देखिए अभी हमने पीछे बताया था कि जब m बड़ा हो यानी 2 की घात बड़ी हो किससे? 5 की घात से, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगी? 5 की घात पर जो 5 की घात में घात लगी होगी वो हो जाएगा।
तो हमारा इसका जो उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारी नोट्स में बताया था कि जो घात अगर 2 की घात बड़ी हो 5 की घात से, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो 5 की घात हो जाएगा। और यदि 5 की घात बड़ी हो 2 की घात से, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा 2 की घात वाला। तो हमने इस सवाल का उत्तर देखा 4। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है 340 गुणा 250 गुणा 125 गुणा 32 के हल में दाहिनी ओर शून्य की संख्या कितनी होगी? तो चलते हैं हम इस सवाल को हल करते हैं। 340 गुणा 250 गुणा 125 गुणा 32। अब दोस्तों देखते हैं हम 340 को हम इस रूप में व्यक्त करेंगे, यानी जो रूप हमने पीछे देखा था 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में, यानी हम इन रूपों को 2 गुणा यानी 5 के रूप में यानी गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो चलिए हम 3 को देख लेते हैं, 340 को देख लेते हैं। तो इसके गुणनखंड हम करते हैं। फिर दोस्तों ये हमारा 85 में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर अब लिखेंगे 340 गुणनखंड हमारे क्या हुए? 2 गुणा 5 गुणा 17। अगर हम इनका आपस में गुणा करा दें तो हमारा 340 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम गुणा लगाते हैं। फिर इसी तरह हम 250 इसको हम इरेज कर लेते हैं। इसी तरह हम 250 का हम यहाँ पर गुणा कराते गुणनखंड करते हैं। तो हमारा हो जाएगा, जब 250 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 125। फिर हम 5 का भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 5 का देंगे तो हमारा हो जाएगा 5। फिर 5 का देंगे तो 5। तो देखिए हमारे यहाँ पर 250 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देख लेते हैं हम 125। तो 125 का हम ऐसे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। फिर बात करते हैं 32 का। तो 32 का हम निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों 32 से जब निकालेंगे तो 8 चौको 32 होता है। तो ये 2 क्यूब और यहाँ पर 2 स्क्वायर, तो यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हमारा 32 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम 2 को 2 की घात के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 हमारा कितनी बार आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा 2 जो आया वो 8 बार आया। तो 2 के पावर 8 लिख लेंगे गुणा। अब 5 को हम देख लेते हैं कितनी बार आया। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जो हमारा 5 आया वो हमारा 7 आया, 7 बार आया। तो हम 5 की घात 7 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसी व्यंजक से केवल मतलब है। बाकी जो हमारा यहाँ पर 17 आया था हम उसको इसी तरह लिख देंगे। अब देखिए हमारा जो शून्यों की संख्या निर्भर करती है वो 2 और 5 के संख्या पर निर्भर करती है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है 8 बड़ा है किससे? 7 से। 8 बड़ा है 7 से, या फिर कहें m बड़ा है n से। और जब m बड़ा है n से तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जब m बड़ा होता है तो हमारी कौन सी घात हो जाएगी? देखिए दोस्तों यहाँ पर m बड़ा था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? n की यानी n हो जाएगा, यानी 5 की घात वाला आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं 5 की घात वाला आंसर यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर 5 की घात में 7 दिया है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है उसी तरह का प्रश्न है
72 गुणा 176 गुणा 250 गुणा 420 के हल में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपको बताना है। तो उसी तरह हम हल करेंगे पिछले सवाल की तरह। 72 गुणा 176 गुणा 250 गुणा 420। अब हम 72 को गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं 9 गुणा 8, तो ये भी हमारा 72 ही लिखा है। फिर यहाँ पर गुणा, अगर हम 176 की बात करें तो इसे हम 11 गुणा 16 भी लिख सकते हैं। फिर गुणा, अगर हम 250 को हम 125 गुणा 2 लिख सकते हैं। गुणा, अगर हम 420 की बात करते हैं तो 420 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 4 गुणा 15। देखिए दोस्तों, 15 चौको 60, 7 छंग 42, 420 ही लिखा है। अब देखिए इसको हम फिर से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए 3, तो ये हमारा 3 का वर्ग हो गया, गुणा ये हम 2 का क्यूब हो गया, गुणा 11 को हम इसी तरह लिखेंगे 16। 16 मतलब 4 का स्क्वायर। फिर हम 4 को जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, हाँ, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4 गुणा 4 16 हो जाएगा। गुणा 25 को हम 5 की क्यूब लिख सकते हैं, गुणा 2 गुणा 7। अब 4 को हम 2 के स्क्वायर यानी 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और गुणा 15 को हम 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 स्क्वायर गुणा 2 का क्यूब गुणा 11। अब यहाँ पर हम 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, फिर 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणा 5 का क्यूब गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2 के पावर 2 गुणा 5 गुणा 3। अब देखिए यहाँ पर हम 2 को यहाँ पर देख लेते हैं। 2 वालों को आपस में हम यहाँ पर एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 की घातें हमारी जुड़ जाएंगी आपस में। तो 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10। तो 2 की घात दोस्तों हमारी 10 आ जाएगी, गुणा अब 5 की घात वालों को हम देख लेते हैं। तो 5 के पावर 3 यानी 3 और ये 1, ये हमारा 5 हो जाएगा 4। तो 5 के पावर हमारा हो जाएगा 4। अब देखिए हमें दाहिनी ओर शून्यों की संख्या बतानी है। तो हमने इस सवाल का जो ये गुणनफल पर संख्याएं दी थी, इनको हमने इस व्यंजक के रूप में व्यक्त कर लिया, क्योंकि हमारा जो शून्यों की संख्या होती है वो 2 और 5 की संख्या पर निर्भर करती है। तो अब इसमें देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर 10 बड़ा है किससे? 4 से। यानी हम कह सकते हैं कि 2 की घात 10 बड़ी है 5 की घात 4 से। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 4। हमने अभी नोट्स में बताया था कि जब m बड़ा हो तो घात n आंसर होगा, और जब घात n बड़ी हो, जब घात n बड़ी हो तो हमारा m आंसर होगा। तो इसमें आंसर दोस्तों 5 की घात 4 यानी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है 400 गुणा 16 गुणा 340 बटे 40 गुणा 4 के पावर -2। ये हमारा सवाल दिया है। अब कहता है कि हल में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो आपको बताना है। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस सवाल को हम नोट कर लेते हैं। 400 गुणा 16 गुणा 340 बटा 40 गुणा 4 के पावर -2। अब हमें इस सवाल को उसी व्यंजक यानी 2 के पावर m गुणा 5 के पावर n के रूप में हमें बदलना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम काट लेते हैं। तो यहाँ 0 से 0 हमारा कट जाएगा, फिर हम 4 से 40 में भाग देंगे तो हमारा ऊपर हो जाएगा 10। हमारा जब ऊपर 10 हो जाएगा तो अब देखते हैं हम
10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2, गुणा 4 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 2, गुणा अभी हम 340 को इसी तरह लिख सकते हैं, लिख दें 340 गुणा। अब देखिए जो 4 की घात -2 है, जब हम इसको ऊपर ले आएंगे तो ये हमारी घात प्लस में हो जाएगी। तो जब ये नीचे हर के यानी बटा के जब ये नीचे होती है, यानी ये हर में होती है, जब हम इसे अंश में लाएंगे तो जब ये नीचे माइनस होती है तो ऊपर आने पर ये प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा 4 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 5 गुणा 2 गुणा, अब हम इसको 2 के पावर 2 का होल पावर 2 लिख सकते हैं, गुणा 340 को हम 17 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, इसको भी हम 2 के पावर 2 का होल पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए फिर से 5 गुणा 2 गुणा, अब हम देखिए जब ये कोष्ठक हटाएंगे तो ये घात गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हमारी घात हो जाएगी 2 के पावर 4 गुणा 17 गुणा, अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5, और जब हम इसमें इस कोष्ठक को हटाएंगे तो इस घात का गुणा इस घात में हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम जब 2 को सॉल्व करते हैं, जब हम 2 का गुणा कराएंगे तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 2 का देखते हैं हम, तो 2 की घातें यहाँ पर कितनी है, 4 2 6, 4 10 और ये 1 11, तो 2 के पावर 11 हो जाएगा, गुणा अब देख लेते हैं 5, तो 5 के 5 यहाँ पर 2 हैं, तो 5 के पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब हमें देखना है कौन सी घात बड़ी है, तो देखिए यहाँ पर 11 बड़ी है किससे, 200, यानी 2 की घात यहाँ पर बड़ी है किससे, 5 की घात से। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर m बड़ा है n से, तो हमारा आंसर जब m बड़ा होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, n आएगा। तो यहाँ पर 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्रम गुणित फैक्टोरियल n क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। क्रम गुणित आपने नाम सुना होगा, फैक्टोरियल n इंग्लिश में बात करें तो इसे फैक्टोरियल n कहते हैं। अब बात करते हैं क्रम गुणित। तो क्रम गुणित n का अर्थ है, क्रम गुणित n का अर्थ है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल दोस्तों हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए n फैक्टोरियल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। n फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए n फैक्टोरियल का जो सूत्र होता है तो वो होता है n गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा n-3 गुणा, और डैट हम लास्ट में अगर करेंगे तो हमारे पास 3 गुणा 2 गुणा 1 बचता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर हमारे पास 3 फैक्टोरियल का मान निकालना हो दोस्तों, मान, तो इसको कैसे करेंगे, तो n की जगह में हमारा 3 है तो इस सूत्र में रखेंगे, तो n की जगह में यहाँ पर 3 रख देते हैं, 3 गुणा, फिर हम n की जगह में 3 रखेंगे तो 3 - 1, फिर गुणा, यहाँ पर n की जगह में 3 रखेंगे तो 3 - 2, फिर यहाँ पर n की जगह में हम 3 रखते हैं तो यहाँ पर 3 - 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 गुणा यहाँ पर करेंगे तो 2 आएगा, गुणा 3 - 2 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम इस मान को यहाँ पर नहीं रखेंगे, 3 - 3 नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें ये मान जब तक रखने होते हैं जब तक कि हमें 1 ना प्राप्त हो जाए। तो हमारा देखिए यहाँ पर 1 प्राप्त हो गया लास्ट में। अब देखिए 3 दूना 6 गुणा 1, तो यहाँ पर हमारा 3 फैक्टोरियल का मान आ गया 6, 3 फैक्टोरियल का मान 6 आ गया। इसी तरह अगर हम अगला एग्जाम्पल ले लें, अगला एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम बात कर लें 5 फैक्टोरियल की, तो 5 फैक्टोरियल की हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 के पावर
1 गुणा 5 के पावर -2 गुणा 5 के पावर -3 गुणा 5 के पावर -4। अब देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 में जब 1 घटा देंगे तो 4 गुणा 5 में जब 2 घटा देंगे तो 3 गुणा 5 में जब हम 3 घटा देंगे तो 2 और 5 में हम 4 घटा देंगे तो 1। तो देखिए हमारा लास्ट में 1 प्राप्त हुआ दोस्तों। अब हम n की जगह 5 - 5 नहीं कर सकते, नहीं तो पूरा गुणनफल हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 चौको 20 3 60 दूना 120 हमारा हो जाएगा। देखिए 5 चौको 20 20 3 यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 दूना 120। तो देखिए 5 फैक्टोरियल का मान हमारा 120 आ जाएगा। तो ये हमने क्रम गुणित फैक्टोरियल के बारे में जाना। अब देख लेते हैं हम इससे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी फैक्टोरियल से संबंधित, किस तरह हम फैक्टोरियल का मान निकालते हैं। जैसे हम बात करते हैं 25 फैक्टोरियल का अगर हमें मान निकालना हो तो हम, अब देखिए जब हम 25 है तो 25 गुणा, और जब हम 25 में एक यहाँ पर 25 रखेंगे, 1 घटाएंगे तो हमारा 24 हो जाएगा, गुणा इसी तरह हम 25 पे यहाँ रखेंगे तो 25 में 2 घटाएंगे तो हमारा 23 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें इससे ये पता चलता है कि 25 के बाद 24, 24 के बाद 23, यानी 1 घटता जा रहा है। तो 23 के बाद हमारा हो जाएगा 22, 22 के बाद 21, 21 के बाद हो जाएगा 20, और 20 के बाद हो जाएगा 19, 19 के बाद हो जाएगा 18, 18 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद हो जाएगा 16, 16 के बाद हो जाएगा 15, 15 के बाद हो जाएगा 14, 14 के बाद हो जाएगा दोस्तों 13, 13 के बाद हो जाएगा 12, और 12 के बाद हो जाएगा 11, 11 के बाद हो जाएगा 12, 11 के बाद हो जाएगा 10, 10 के बाद हो जाएगा 9, 9 के बाद हो जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद होगा 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, और फिर 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, और 2 के बाद 1। देखिए हमारा 1 लास्ट में प्राप्त हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये 25 फैक्टोरियल का हमारा ये मान आया। तो आपको समझ में आएगा क्रम गुणित फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल n के बारे में। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। हमारा प्रश्न दिया है 70 तक प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। 70 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि देखिए 70 तक प्राकृतिक संख्या गुणा किया जाए, जैसे मान लो 1 गुणा 2 गुणा 3, 70 तक, यानी 70 तक गुणा किया जाए इस तरीके, ठीक है। या फिर हम इसी सवाल को दूसरी भाषा में 70 फैक्टोरियल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, इस तरह भी पूछ सकता है। फैक्टोरियल 70 में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, या फिर इस तरह भी दे सकता है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैट गुणा 70 में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। तो देखिए सवाल एक ही है, भाषा में बदलाव है, तो आपको इस एक ही सवाल तीन तरह से पूछ सकता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर हम बात करते हैं तो इस नोट्स को हम देख लेते हैं दोस्तों। नोट्स हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। नोट्स हमारा कहता है कि जब भी क्रमागत संख्याओं का गुणा किया जाता है तो 5 की संख्या जो होती है 2 की संख्या से कम होती है। मतलब 5 की संख्या 2 की संख्या से कम होती है। इसलिए क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या 5 पर निर्भर करती है। शून्य की संख्या दाहिनी ओर इसी यानी 2 और 5 पर ही निर्भर करती है। अब इसमें हमारे नोट्स में नोट्स हमारा बता रहा है कि जब भी क्रमागत संख्याओं का गुणा किया जाता है तो जो 5 की संख्या होती है यानी n संख्या 2 की संख्या से कम होती है। 2 की संख्या से कम होती है, 2 की संख्या से कम होती है। तो यहाँ पर हमारा m बड़ा हो जाएगा n से। इसीलिए तो जब m बड़ा हो जाएगा n से तो हमारा आंसर n आएगा। तो नोट्स हमारा कहता है
कि जब 2 की संख्या कम होगी किससे, 5 की संख्या से, तो इसलिए क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है, 5 की संख्या पर निर्भर करती है। तो आपको बस इस नोट्स में ध्यान रखना है कि जब भी क्रमागत संख्याओं को गुणा करके सवाल आ जाए तो आपको जो बताना है तो वो 5 की संख्या यानी शून्यों की संख्या 5 की संख्या पर निर्भर करके बताना है। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। किस तरह हल करेंगे, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि जब क्रमागत संख्याओं का गुणनफल करा दिया जाए तो शून्यों की संख्या जो होती है, शून्यों की जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या 5 की संख्या पर निर्भर हो जाएगी, 5 की संख्या पर निर्भर हो जाएगी, 5 की संख्या पर निर्भर हो जाएगी या निर्भर करती है। अब चलते हैं इस सवाल को, तो देखते हैं हम 70 फैक्टोरियल हमारा यानी फैक्टोरियल 70 दिया था, तो 70 फैक्टोरियल में ऐसी संख्याएं जिसमें 1 5 अवश्य हो ज्ञात करते हैं। 1 5 अवश्य हो वो हम ज्ञात करते हैं। फैक्टोरियल 70 में ऐसी संख्याएं जिसमें 1 5 अवश्य हो, मतलब 1 5 अवश्य आया हो, ऐसी कितनी संख्या हैं। तो देखते हैं दोस्तों कैसे निकालेंगे। तो हम निकालेंगे 70 में 5 का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो जब हम 70 में 5 का भाग देंगे, जब 70 में 5 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। तो यानी फैक्टोरियल 70 में ऐसी संख्या जिसमें 1 5 अवश्य हो कितनी संख्या है, 14। फिर बात करते हैं 70 फैक्टोरियल में ऐसी संख्याएं जिसमें 2 5 अवश्य हो, वो ज्ञात कर लेंगे संख्याएं। 2 5 अवश्य हो, क्योंकि देखो बता दिया है नोट्स ने हमें बता दिया है कि जब क्रमागत संख्याओं का गुणा किया जाता है तो 5 की संख्या 2 की संख्या से कम होती है, इसलिए क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है, 5 की संख्या पर निर्भर करती है। तो हमें बस इतना निकालना है कि हमें 5 की संख्या निकाल लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जितनी 5 की संख्या होगी उतने ही जीरो आएंगे दाहिनी ओर। तो अब देखते हैं, हमने निकाला पहले 70 फैक्टोरियल में 5 ऐसी संख्या जिसमें 1 5 अवश्य हो, तो कितनी संख्या है फैक्टोरियल 70 में, या फिर 1 से लेकर 70 यानी 70 तक की गुणनफल संख्याओं में 1 5 अवश्य आएगा, वो संख्याओं की संख्या इसमें हमने निकाली 14। अब बात करते हैं फैक्टोरियल 70 में ऐसी संख्या जिसमें 2 5 अवश्य हों, तो निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो 70 में अब हम 25 का वर्ग यानी 25 से भाग दे देंगे। तो जब हम 70 में 25 का भाग करा देंगे 5 के वर्ग का यानी 25 का भाग करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2। तो देखिए फैक्टोरियल 70 में ऐसी संख्या जिसमें 2 5 अवश्य हों, वो कितनी संख्या है, 2 है। तो अब देखिए हमें 5 की संख्याएं पता चल गई, टोटल 14 और 2। अब हमें शून्य बताने हैं, तो शून्य की संख्या दोस्तों हो जाएगी हमारी, शून्यों की संख्या हो जाएगी 14 और ये प्लस 2 बराबर 16। हमारी संख्या क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या 14 प्लस 2 बराबर 16। ये हम इस सवाल का हमारा उत्तर हुआ। अब देखते हैं इस सवाल का हम एक आपको शॉर्ट मेथड भी बताते हैं, आप उसे ट्रिक भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम इसका शॉर्ट मेथड देख लेते हैं दोस्तों। हम इस सवाल का शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका हम। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड देख लेते हैं इसका। जैसे हमें फैक्टोरियल 70 में हमें दाहिनी और शून्य की संख्या बतानी थी, तो हम शॉर्टकट तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 70 में 5 का भाग देंगे, क्योंकि हमें 5 की संख्या जाननी है। जब हम 70 में 5 का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 14। फिर इस 14 में हम फिर से 5 का भाग करा देंगे
तो हमारा आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर 2 में 5 के भाग नहीं जाएगा, तो अब हमारा शून्यों की संख्या हम इससे डायरेक्ट निकाल लेंगे। शून्यों की संख्या बराबर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 14 + 2 यहाँ पर ऐड करा देंगे, 14 2 हमारा हो जाएगा 16। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 180 में फैक्टोरियल 180 में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, ये आपको बताना है इस सवाल में। तो देखते हैं हम सेकेंड मेथड से हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। 180 में फैक्टोरियल की संख्या निकालनी है। तो देखिए 180 में हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, 5 का भाग करा देंगे, क्योंकि जब गुणा करा दिया जाता है संख्याओं का, क्रमागत संख्याओं का आपस में गुणा करा दिया जाता है, तो जो शून्य की संख्या होगी 5 की संख्या पर निर्भर करेगी। तो हमें यहाँ पर 5 की संख्या निकालनी है। तो 180 में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमारी 5 की संख्या आ जाएगी। तो 180 में जब हम 5 का भाग कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 36। फिर जो 36 में हम फिर से 5 का भाग कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 7। फिर हम 7 में फिर से 5 का भाग करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1। फिर हम इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 36 + 7 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 43 + 1 हमारा हो जाएगा 44। तो हमारा दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। शून्यों की संख्या हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, शून्यों की संख्या आ जाएगी हमारी 44। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक सवाल और। कहता है 3 अंकों से बनी सभी संख्याओं से गुणा किया जाए, 3 अंकों से बनी सभी संख्याओं से गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। तो 3 अंकों की संख्या पहले सबसे, तो 3 अंकों की संख्याएं गुणा होती हैं 100 गुणा 101 गुणा डैश करें तो लास्ट हमारी जो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी वो 999 हो जाएगी। अब पूछता है इस सवाल में कि जब इतनी संख्याओं का हम आपस में गुणा कराएं तो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम 1 से लेकर 999 तक 5 यानी 1 से लेकर 999 तक 5 की संख्या ज्ञात करेंगे दोस्तों। यहाँ तक मतलब 1 से लेकर 999 तक, या फिर हम बात करें 5 की संख्या ज्ञात कर लें या फिर शून्यों की संख्या ज्ञात कर लें। तो चलिए बात एक ही है, चाहे आप 5 की संख्या ज्ञात करें चाहे शून्यों की संख्या। अगर 5 की संख्या ज्ञात करते हैं तो वही शून्यों की संख्या होती है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो हम 999 में 5 का भाग करा देंगे। तो जब हम 999 में 5 का भाग करा देंगे तो हमारा हो जाएगा 199। और जब हम यहाँ पर 199 में फिर से 5 का भाग करा देंगे तो देखिए भाग हमारा जाएगा यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा, 5 9 45 यानी यहाँ पर 39 हो जाएगा। फिर हम 39 में 5 का भाग करा देंगे तो हमारा हो जाएगा 7 बार जाएगा दोस्तों। फिर हम 7 में फिर से 5 का भाग करा देंगे तो 1 बार आया। फिर हम देखिए दोस्तों इनको आपस में जोड़ लेंगे। जब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे तो ये जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारा जो टोटल योग हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 246। और ये 246 क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या कहाँ से लेकर 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं को जब आपस में गुणा करा दिया जाएगा तो शून्यों की संख्या 246 निकल के आ गई दोस्तों, 246 निकल के आ गई। अब देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 99 तक यानी 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का हम यहाँ पर क्या शून्य निकाल लेंगे, यानी शून्यों की संख्या निकालेंगे। जब 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं की, यानी जब हम 1 से लेकर 99 तक की संख्या को गुणा करा दें तब हमें शून्यों की संख्या निकालनी पड़े। तो इसमें निकालते हैं हम। तो 99 में हम जब 5 का यहाँ पर भाग करा देंगे तो यहाँ पर हमारा 99 जब भाग जाएगा तो यहाँ पर जाएगा हमारा 9 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 19 आया, 19 में फिर से हम 5 का भाग करा देंगे
तो यहाँ पर 3 बार जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक तो अब देखिए 19 और 3 आया, इनको हम ऐड करा देते हैं, तो 19 3 हमारा हो जाएगा 22। तो देखिए 1 से लेकर 99 तक, यानी 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 22। और 1 से लेकर 999 तक शून्य की संख्या कितनी है? 246। अब देखिए दोस्तों, जब हम 100 लेकर 999 तक के गुणनफल संख्याओं में 1 से लेकर 999 तक गुणनफल संख्याओं को मतलब शून्यों की संख्या को घटा दें, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 3 अंकों से बनी संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकल के आ जाएगी। मतलब कि 246 में हम जब 22 को घटा दें, तो देखिए घटाते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हमारा क्या निकल गया है? 224। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी संबंधित फिर से मैं अगला प्रश्न देखता हूँ। 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? तो 2 अंकों की संख्या दोस्तों क्या हो जाएंगी? 10 गुणा 11 गुणा 12 गुणा डैश डैश, लास्ट हमारी जो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी वो 99 हो जाएगी। तो अब देखिए हमें यहाँ पर शून्यों की संख्या बताना है दोस्तों, तो हम वही करेंगे। पहले हम 1 से लेकर 99 तक की गुणनफल संख्याओं का, यहाँ पर हम गुणनफल 1 से लेकर 99 तक संख्याओं का दाहिनी ओर शून्यों की संख्या निकाल लेंगे। तो हम 99 में सीधा 5 का भाग कराएंगे, तो यहाँ पर हमारा जाएगा 19 बार। फिर 19 में फिर से 5 का भाग करा देंगे, तो ये हमारा जाएगा 3 बार। तो देखिए दोस्तों, अब हम 19 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 22। तो 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या हमारी आई 22। अब बात करते हैं, अब देखिए दोस्तों, 1 से लेकर अब हम निकालेंगे 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या। तो 9 में हम सीधा 5 का भाग कराएंगे तो 1 बार जाएगा। तो 1 से लेकर 9 तक तो यहाँ पर एक ही शून्य आएगा जब हम संख्या को गुणा कराएंगे। तो अब यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, जब हम 1 से लेकर 99 तक की शून्यों की संख्या यहाँ पर 22 है और 1 से लेकर 9 तक शून्यों की संख्या 1 है, तो जब हम इसमें यानी 1 से लेकर 99 तक में 1 से लेकर 9 तक के शून्यों की संख्या को घटा देंगे, तो हमारा ये 2 अंकों के से बनी संख्याओं के गुणा में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 22 - 1 करा देंगे तो हमारा 21 हो जाएगा और 21 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा कहता है 100 और 200 के बीच 100 और 200 के बीच आने वाली संख्याओं का गुणा किया जाए तो दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे? दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे? तो देखिए, जब हम बात करते हैं 100 और 200 के बीच, तो इनके बीच जो आने वाली संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों, वो हो जाएंगी 101 गुणा 102 और 202 के पहले हो जाएगी 199। तो देखिए इसके बीच यानी 100 और 200 के बीच हमारी संख्या क्या हो गई? 101 फिर 102 गुणा डैश डैश 199, ये हमारी बीच की संख्याएं हो गई। तो अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 100 और 200 के बीच आने वाली संख्याओं को गुणा किया जाए तो दाहिनी ओर कितने शून्य हो, तो हमें शून्यों की संख्या बतानी है। तो इसमें हम इसको हल करते हैं। तो 1 से लेकर हम सबसे पहले हम 1 से लेकर 199 तक, 1 से लेकर 199 तक के गुणनफल संख्याओं में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो ज्ञात करते हैं, तो 199 में हम 5 का भाग दे देंगे, तो ये हमारा जाएगा 3 बार
फिर जाएगा हमारा 39 आ जाएगा। फिर हम 39 में फिर से 5 के भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। फिर 7 में हम 5 के भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब देखिए जब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 7 46 1 47। तो देखिए 1 से लेकर 199 तक की गुणनफल संख्याओं का गुणनफल कराने पर शून्यों की संख्या में प्राप्त हुई 47 और हमें ज्ञात करना है 100 और 200 के बीच में। तो अब हम ज्ञात करेंगे 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल संख्याओं के दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे वो संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम 100 में 5 का भाग करा देंगे तो हमारा हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 20 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर 20 में हम 5 का भाग करा देंगे तो हमारा हो जाएगा 4। अब 20 4 हमारा हो जाएगा 24। अब देखिए दोस्तों अब हमें 1 से लेकर यहाँ तक यानी 199 तक पता है दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी है 47 और हमें ज्ञात करना है 101 से लेकर 199 तक। तो हम इस पूरे भाग में इतने भाग को घटा दें यानी 101 से लेकर 199 तक में हम 1 से लेकर 100 तक की शून्यों की संख्या घटा दें तो यानी 47 माइनस 24 कर दें। जब हम 47 माइनस 24 कर देंगे तो हमारा घटकर हो जाएगा 23। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 100 और 200 के बीच आने वाली संख्याओं का गुणा कराते हैं तो शून्यों की संख्या क्या आती है 23। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 70 तक सम संख्याओं का गुणा करने पर 70 तक सम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। तो देखिए सम संख्या यानी 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 गुणा डैश 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 70, क्योंकि 70 तक बोला है तो 70 भी शामिल हो जाएगा हमारा। तो आपको अब बताना है कि इसमें यानी 70 तक सब संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर शून्य की संख्या आपको बतानी है। दोस्तों इसको हल करेंगे। हल करते हैं हम। तो देखिए सवाल को कैसे हल करेंगे। चलिए ऐसी सम संख्या जिसमें एक बार 5 हो तो कौन सी संख्या हो जाएगी दोस्तों 2 गुणा 5 यानी 10 हो जाएगी वो संख्या। ठीक है। अब फिर बात करते हैं ऐसी सम संख्या जिसमें 2 बार 5 हो और जिसमें 2 बार 5 हो वैसी सम संख्या कौन हो जाएगी दोस्तों 70 तक। तो वो हो जाएगी 2 गुणा 5 यानी 50। अब देखते हैं निकालते हैं हम शून्य की संख्या। तो 70 में हम एक बार 5 अवश्य हो हमें, क्योंकि 5 की संख्या निकालनी है तो एक बार 5 अवश्य हो तो उस संख्या से भाग करा यानी 10 से भाग करा देंगे तो हमारा 7। तो यानी 7 ऐसी संख्या है 70 तक जिसमें एक 5 अवश्य आया है तो 7 हो गई। अब फिर हम 70 में फिर यहाँ पर 50 का भाग करा देंगे तो यहाँ पर 2 बार 5 की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 50, यहाँ पर भाग हमारा 1 बार जाएगा। तो 7 और 1 या 8 हमारा यहाँ पर टोटल हुआ। 5 की संख्या हमारी कितनी हो गई टोटल 5 और 1 7 1 मिलकर 8 यानी 5 की संख्या हमारी 8 आ गई। तो यही हमारी क्या हो जाएगी शून्य की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 3 अंकों से बनी सभी विषम संख्याओं 3 अंकों से बनी सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। दाहिनी ओर कितने शून्य हो जाएंगे 3 अंकों से बनी विषम संख्याओं का। चलिए देखते हैं विषम संख्याओं को हल करते हैं। तो 101 गुणा 103 गुणा 105 गुणा डैश डैश करते हैं और हमारी जो विषम संख्या आ जाएगी 900 लास्ट वाली अंतिम 999। अब देखिए दोस्तों इसमें अब हमें बताया था कि दाहिनी ओर शून्य किस पे निर्भर करता है 2 और 5 की संख्या पर।
अब विषम संख्या में दोस्तों 5 तो आएगा दोस्तों, लेकिन विषम संख्या पे 2 हमारा नहीं आएगा। और जब हमारा 2 नहीं आएगा तो जब 2 और 5 का गुणा नहीं होगा तो हमें शून्य भी प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। तो इस सवाल में हमें शून्य की संख्या नहीं पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल, एक भी शून्य यहाँ पर नहीं आएंगे, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विषम संख्या को गुणा करने पर दाहिनी ओर एक भी शून्य नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जिसमें 2 हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आज की क्लास हुई दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।